नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं देश का पहला खबर समझाने वाला बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर सदन में उस वक्त संग्राम मच गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। तेजस्वी ने एक मंत्री पर सवाल उठाकर सदन की मर्यादा को फिर तार तार कर दिया। बिहार विधानसभा का माहौल तब गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्री प्रमोद कुमार को लेकर अजीबोगरीब बयान दे डाला और कह दिया कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं। अरे यार, आप लोग गजब है। कैसे मंत्री आप लोग को बना देते चलिए कहाँ बात कर रहे हैं आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। तेजस्वी की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आप तेजस्वी यादव से पूछकर मंत्री बनाया जाएगा। सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासन का कार्रवाई उठाई देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। तेजस्वी ने सदन के अंदर मंत्री प्रमोद कुमार पर निशाना साधा, जिसकी प्रतिक्रिया सदन के बाहर भी सुनाई दी। वह चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए और जब सदन में थे तो वो भी मिनिस्टर बने, तो वह किसके भाग से बने? जिसके भाग से बने उनके पूज्य माता पिता कहाँ हैं, वह उनसे पूछे। क्या बोला? लेकिन वह बोलते हैं कि मिनिस्टर लायक नहीं। तेजस्वी यादव ने सदन में बोल तो दिया, लेकिन सदन के बाहर आरजेडी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा था। देखिए, यह कोई आरोप नहीं था, यह स्वाभाविक एक तरह का एक गुस्सा था जो अक्सर होते रहता है सदन में। उनके भाव पर जाएं तो उनके कहने का ही मतलब था कि मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं और सदन को माकूल जवाब नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, वो लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं। कभी सत्ता पक्ष के सदस्यों को चोर बेईमान बोल देते हैं, तो कभी उप मुख्यमंत्री पर निशाना साध देते हैं और आज तो यहाँ तक कह दिया कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, कहां कहां से लोग आ जाते हैं। अरे यार, आप लोग गजब है। कैसे मंत्री आप लोग को बना देते कहाँ बात कर रहे हैं आप? सवाल है कि क्या तेजस्वी के कहने पर मंत्री बनाया जाएगा? क्या तेजस्वी लेंगे मंत्रियों की जानकारी की परीक्षा? सवाल ये भी है कि तेजस्वी में वो कौन सा गुण था जो वो सीधे डिप्टी सीएम बन गए थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट। यार, आप लोग गजब है। कैसे मंत्री आप लोग को बना देते? दरअसल किसी को मंत्री बनाना सीएम के विवेक पर आधारित होता है। सीएम जिसे चाहे मंत्री बना सकते हैं और जो मंत्री बनते हैं वो जनता के नुमाइंदे होते हैं। जनता का भरोसा हासिल कर वो सदन पहुंचते हैं। ऐसे में तेजस्वी का बयान जनता का अपमान है, सदन का अपमान है। पिछले कई दिनों से तेजस्वी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, पहली बार ऐसा नहीं है। और जानबूझकर तेजस्वी यादव सीएम को टारगेट करते हैं। कभी निजी हमला या फिर कभी सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कह देते हैं सदन में ही। बार बार सीएम नीतीश को टोका टोकी करना। तेजस्वी को कई बार नीतीश कुमार ने सीखने की नसीहत भी दी है। यहां तक कि कहा कि आगे की राजनीति आप ही युवा पीढ़ी के लोगों को करनी है। बावजूद इसके तेजस्वी बार बार सदन की मर्यादा तार तार करते हैं। जरूरी है कि सदन की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, सदन की मर्यादा सीखना चाहिए। तेजस्वी के बयान पर मंत्री प्रमोद कुमार ने अति पिछड़ा समाज के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं चांदी का चम्मच लेकर नहीं आया हूं और सदन की गरिमा गिराने का काम हुआ है। लेकर पैदा हुए और जब सदन में थे तो वो भी मिनिस्टर बने, तो वह किसके भाग से बने? जिसके भाग से बने उनके पूज्य माता पिता कहाँ हैं, वह उनसे पूछे। क्या बोला? लेकिन वह बोलते हैं कि मिनिस्टर लायक नहीं। हाँ, तो यह निंदनीय विषय है।
ये सदन की गरिमा को शर्मसार किए हैं। हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से इस सदन में 5वीं बार सदस्य बने, तो हमको कहते हैं ये मिनिस्टर लायक नहीं है। हम अगर कह दे कि वह विधायक लायक नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। यही नो कि हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कि इसको हमको जो है वह हमारे समाज की जो 60% आबादी है और जो इस सदन में आया है उस समाज को ही अपमानित करना चाहते हैं। और तेजस्वी ने जिस प्रमोद कुमार को कहा कि कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं, कहां से आ जाते हैं, प्रमोद कुमार के बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर प्रमोद कुमार कौन है? 59 वर्षीय प्रमोद कुमार विधि शास्त्र स्नातक हैं। प्रमोद कुमार संघर्षशील, सहज और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। प्रमोद कुमार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2005 में पहली बार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे इसके बाद से लगातार जीतते रहे। 5वीं बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। जाहिर है उनके पास अनुभव भी है और जनता ने उन्हें जिताया है। और किसी भी माननीय विधायक या मंत्री की इज्जत करनी चाहिए, न कि उन्हें अपमानित करना चाहिए, और यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। मुंगेर में कांग्रेस की सदस्यता अभियान की तब पोल खुल गई जब सदस्यता कार्यक्रम के दौरान लोग नहीं पहुंचे तो स्वागत में खड़े बैंड बाजा वालों को सदस्यता दिला दी गई। और यह आरोप कांग्रेस के नाराज नेता लगा रहे हैं और विरोधी चुटकी ले रहे हैं। भक्त चरणदास के चरण जहां जहां पड़े कांग्रेसियों ने बैंड बजा दिया। एक तो जगह हो तो कहा भी जाए, जहां जहां पांव पड़े बैंड ही बजा। हद तो तब हो गई पूर्णिया में जब कंधे पर भोंपू लिए बैंड वाले सदस्यता लेने की कतार में जबरन खड़े कर दिए गए। कहावत है कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बैंड वाले तो भाड़े पर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे कांग्रेस के सदस्य बनने वाले हैं। कभी बाएं तो कभी दाएं मुड़वाकर तस्वीर भी खींच ली गई। इसी को कहते हैं हक्का बक्का रह जाना। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी इन चेहरे को देखकर आश्चर्य में थे, लेकिन माइक थामे नए एमएलसी समीर कुमार सिंह नाम पढ़ते रहे। अर्जुन दास जी। कंधे पर बैंड वाला बाजा और गले में कांग्रेस का मफलर संभाले एक के बाद एक लोग बढ़ते रहे। सदस्यता अभियान संपन्न होने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि इस अभियान के साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाह रहा था। अपना नाम दूसरे टाइटल के साथ सुनकर पुकारने और सुनने वाले गुम थे, चुप थे। क्या हो रहा है और क्या हो गया इस कांग्रेस पार्टी को? ये नौबत आ गई देश की 2 नंबर की पार्टी का ये हाल। भी अच्छी बात है, क्योंकि समाज के अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता है, और क्या उसको अधिकार नहीं है पार्टी करने का, पार्टी में आने का, शामिल होने का। भक्त चरणदास अभी तक ना जाने कितनी ही बार दिल्ली दरबार में इस बाबत हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन जब भी बिहार आना हुआ एक न एक हंगामा पलके बिछाए इंतजार करता रहा। लेकिन इस बार तो कहने और बताने लायक स्थिति भी नहीं रही। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। समझना जरूरी है कि बिहार कांग्रेस का बाजा क्यों बज रहा है। दरअसल 2020 चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 70 सीटों में से केवल 19 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने की। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि केवल 40 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। यानी 2015 चुनाव के मुकाबले 2020 चुनाव में प्रदर्शन और खराब हो गया। खराब प्रदर्शन के कारण शक्ति सिंह गोहिल ने तबीयत का हवाला देकर प्रभारी पद छोड़ दिया था। अब भक्त चरणदास को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। भक्त चरणदास की मौजूदगी में कई बार हंगामा, हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सिर फटोवल की स्थिति आ चुकी है और कांग्रेस की परफॉर्मेंस की वजह से कार्यकर्ता पार्टी से लगातार कटते जा रहे हैं।
और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस को बैंड बाजों का सहारा लेना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, टीएमसी बनाम बीजेपी पूरी तरह तब्दील हो चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं और दोनों ने अपनी पूरी ताकत भी एक दूसरे के खिलाफ ही झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाली और कई रैलियों को संबोधित किया। हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाने के चलते वो झारग्राम नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं बांकुरा में रैली के दौरान उन्होंने ममता दीदी पर तंज कसा और कहा कि हेलीकॉप्टर खराबी को वो साजिश नहीं बताएंगे। आज एक संकल्प कर जाइए, हमारे विकास में जो सरकार आगे आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर ममता बनर्जी थी, तो दूसरी ओर पुरुलिया में ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित किया। पैर में चोट लगने के बाद कोलकाता के बाहर ये उनकी पहली रैली थी। इस मौके पर ममता ने दर्द का जिक्र करते हुए फर्ज को जरूरी बताया, लेकिन बांकुरा में रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के दर्द पर पलटवार किया और कहा कि ममता दीदी हमारे 130 कार्यकर्ताओं के मां के दर्द को भूल गई। बीजेपी থেকে সাবধান, জনগণ বুঝে যান, বিদায় দাও বিদায় দাও, बीजेपी के विदाय दाओ, चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना। के पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है, 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरण में मतदान होना है और बाकी 4 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 2 मई को आने वाले हैं। साल 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में टीएमसी को 211, वामपंथी दलों को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में दीदी को शिकस्त देकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब खबर को समझिए, बंगाल का रण क्या कहता है। बीजेपी की ताकत को देखकर जाहिर है ममता की चिंता बढ़ गई है और चोट के जरिए ममता बनर्जी सहानुभूति की लहर पैदा करना चाहती हैं। चोट के बहाने हवा का रुख बदलना चाहती हैं। हालांकि इस चोट को हादसा करार दिया गया चुनाव आयोग की रिपोर्ट में और इस चुनाव में ममता की सियासी साख दांव पर है। ममता की चोट पर आज अमित शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र कर ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज से जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने आज एक बार फिर सबया एयरपोर्ट को शुरू करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। जेडीयू सांसद ने दशकों से उपेक्षित पड़े इस एयरपोर्ट को वायुसेना के साथ ही यात्री सेवा के लिए भी विकसित करने की मांग की। रनवे चालू होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी रेगुलर देखरेख एवं ऑपरेशनल एक्टिविटी चालू किया जाए। अंग्रेजों के जमाने की विरासत और गोपालगंज में कभी हथुआ की पहचान रहे सबया हवाई अड्डे के एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। गोपालगंज से जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में एक बार फिर इसका मुद्दा उठाया और रक्षा मंत्री से इस हवाई अड्डे को विकसित कर चालू करने की मांग की ताकि गोरखपुर एयरपोर्ट की नजदीकी यूनिट को इसका लाभ मिल सके और बंद पड़े रनवे को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के तहत विकसित कर घरेलू विमान सेवा भी शुरू की जा सके। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सबया एयरफील्ड को एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के देखरेख में चालू कराया जाए और सबया एयरफील्ड का रनवे चालू होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी रेगुलर देखरेख एवं ऑपरेशनल एक्टिविटी चालू किया जाए। अब सवाल उठता है कि दशकों से उपेक्षित पड़े सबया हवाई अड्डे को विकसित करने और शुरू करने से क्या मिलेगा। तो बता दें कि गोपालगंज की सीमावर्ती जिले सीवान, छपरा, पूर्वी चंपारण,
पश्चिम चंपारण और यूपी के देवरिया के लाखों लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। बड़े पैमाने पर इन इलाकों में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। ऐसे में सबिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने से इलाके में कारोबार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। यानी सबिया एयरपोर्ट के शुरू होने से इस पूरे इलाके के आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। सबिया में एयरफील्ड से उड़ान सेवा शुरू करने से वहाँ की विकास की गति तेज होगी, रोजगार मिलेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ पड़ोसी जिले सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, देवरिया को भी सर्वाधिक लाभ होगा। ऐसे में उम्मीद है कि गोपालगंज सांसद की ये पहल रंग लाएगी और जल्द ही सबिया एयरपोर्ट से एक बार फिर विमान उड़ान भर सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो एग्रीटेक रिवॉल्यूशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वेहिकल एक ऐसा स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के जरिए भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में बेहतर बदलाव ला रहा है। जुलाई 2015 में स्थापित वेहिकल का उद्देश्य कम लागत के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाना है जो फूड वेस्टेज को कम करने में मदद करता है और इससे हुई बचत के फायदे को किसान तक पहुंचाता है। Any good supply chain comprises the flow of material, information and money, and better roads improve material flow, better data, cheaper data improves information flow, and digitized money improves money flow. We felt that there was an opportunity to build a new form of supply chain using these three disruptions. Our view was that with these efficiencies that are coming in, if we use the right technology and the right level of automation, we can create more value, we can reduce the wastage in this supply chain. एक तरफ जहां पारंपरिक सप्लाई चेन प्रोसेस 40% तक की फूड वेस्टेज के लिए जिम्मेदार थे, वहीं वेहिकल ने 1% से भी कम वेस्टेज मार्जिन का दावा किया है। कंपनी वर्तमान में प्रतिदिन 19,000 क्विंटल से मिलने वाले 350 टन के ज्यादा खाद्य उत्पादों की देखरेख करती है। ये करीब 50 से अधिक क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा किसानों के नेटवर्क से मिलने वाला उत्पाद है। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वेहिकल जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखते रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत में। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।